हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है यानी कि साइंस है आप लोगों का, यानी कि विज्ञान है। अध्याय आप लोगों का फर्स्ट है यानी कि जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। इसका हम संपूर्ण तरीके से आप लोगों को नोट्स बताएंगे एंड आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये आप लोगों का कक्षा 10 का जो विज्ञान है, ये फर्स्ट अध्याय पहला है इसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको संपूर्ण नोट्स के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आसान शब्दों में, आसान भाषा में, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बताना है। तो देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसे पूछता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या बताना है, देखिए इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आप लोगों को आसान शब्दों में आसान तरीके से बताएंगे। देखिए क्या सबसे पहले क्या है कि किसी 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 भी, यहाँ पर एक ही किसी रहेगा, यहाँ पर एक मतलब किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है हो तो यह दो प्रकार के परिवर्तन होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात यानी कि बाद में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, तथा दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। और नीचे भी समझिए, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताएंगे बाबू, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और क्या अगला दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में आगे क्या देखिए समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया यानी कि इंटर रिएक्शन करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 2H2 रहता है, फिर प्लस O2 हो जाता है, गिफ्ट से यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, यानी कि इसको जुड़ जाएगा। यही हमारा एग्जाम्पल एक हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को उसी को भाषा में लिखा गया है कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के एक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है H2O, ठीक है। यहाँ पर हो गया ना। फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझिए क्या, कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये शॉर्टकट वाला है। हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती हैं, जैसे कि कौन कौन सी होती है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, इसको भी समझिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए केमिकल जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, इनको समझिएगा। इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, देखिए जितना अभी बता रहे हैं सभी आप लोग का सिलेबस से ही है, यानी कि जो जो हेडिंग आप लोग को पढ़ना वही सी बताया जा रहा है। आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में फंसते जरूर है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोग का लगभग 7 नंबर या 5 नंबर पूछा जाता है, 7 से 5 नंबर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में 5 से 7 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया गया, रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है, तथा यहाँ पर तथा रहेगा, तथा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के गुण भी देख लीजिए, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के निम्न गुण होते हैं, जो कि पहला पॉइंट में लिखिएगा क्या, इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात यानी कि बाद में पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि यह क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। और फिर आगे देखिए क्या लिखेगा, चौथा जो लिखेगा, चौथा पॉइंट में, अगला पॉइंट में रासायनिक परिवर्तन, इसके जो गुण है यानी कि प्रॉपर्टीज जो है क्या है, देखिए कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ये हमारा अगला हो जाएगा, अगला पॉइंट। उदाहरण जैसे दूध से दही जमाना और फिर लोहे में जंग लगना इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। और जो अगला है पॉइंट लिखेगा गुण में, कि यानी कि क्या वायु के संपर्क में आने में जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगना। और फिर अंगूर के रस का किण्वन करना, यानी कि जो किण्वन होता है ये करना। और भोजन का पकना, ये भी इसका उदाहरण होता है। और हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी होता है। और हम जो शोषण करते हैं, ये इसका मतलब वो भी गुण भी होता है, ठीक है। ये आप लोग का रासायनिक परिवर्तन के गुण होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया की किस प्रकार से
तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अपक्रिया की पहचान किस प्रकार से हो सकती है, यह बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। देखिए कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अपक्रिया संपन्न होती है तो उनके निम्न चिन्हों की पहचान होती है, जैसे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का निष्कासन भी होता है, ताप का परिवर्तन भी होता है, यानी कि ये चारों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये तो पहचान की बात हो गई। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या होता है, देखिए रासायनिक जो समीकरण होता है वो क्या होता है, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन होता है ये क्या होता है, इसको समझिएगा। अब सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या इसमें बताना है कि जब एक मैग्नीशियम रिबिन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अपक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि कैसे है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि Mg प्लस क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये अभिकारक आप लोग का ये उत्पाद यानी कि कंपाउंड का निर्माण हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट का, ठीक, सॉरी कंपाउंड नहीं होता, प्रोडक्ट होता है। कंपाउंड मतलब यौगिक होता है। ठीक है, नोट यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखिएगा, समझिएगा कि इस प्रकार के समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रियाओं को लिखने का दूसरा तरीका होता है Mg प्लस, देखो यहाँ पर वही बता दिया ना जो ऊपर वाला कहा गया है, Mg प्लस O2 प्लस गिब्स हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कि रासायनिक समीकरण को लिखने के संकेतिक तरीका, किसी रासायनिक अपक्रिया के समीकरण दो भाग होते हैं, जैसे कि अभिकारक होता है एक उत्पाद होता है। अभिकारक में देखिए क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जैसे कि ऊपर के समीकरण में, यानी कि ऊपर के समीकरण जो दिया गया है Mg और प्लस O2 वाला ऑक्सीजन वाला दिया गया है, एवं ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए ये दोनों अभिकारक होते हैं। ठीक है, और जो निर्माण हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। देखो क्या कि किसी अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, जैसे MgO उत्पाद जो Mg और O2 के भाग लेने वाले नया पदार्थ बना है, ये वाला हो जाएगा। फिर चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है रासायनिक समीकरण को लिखना। देखिए जितना भी बता रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर साल हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को नोट्स भी बन जाएगा, आप लोग का रिविजन भी हो सकता है, और आप लोग इसको नोट्स भी बना करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाया जा रहा है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरणों को लिखना किस प्रकार से लिखना होगा, इसको समझिएगा। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान की बाईं और अभिकारक को लिखा जाता है और उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार से तीर के दाईं और उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जैसे जड़ियन प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, और गिब्स क्या है, जड़ियन SO4, और यहाँ पर देखिए प्लस का निशान लगा, यहाँ पर चिन्ह हो गया है, और यहाँ पर इस प्रकार से यानी कि बाईं और दाईं और ये तीर यानी कि गिब्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसी प्रकार से बाबू लिखा जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो इसको आप लोग जानते हो, जान जाएंगे इसको देखने के बाद। ठीक है, और फिर अगला देखिए क्या पूछा है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको भी समझिए। देखिए आप ये नाम भले ही पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही मतलब आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी आप लोगों को देखिए, ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, भले ही आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में ना पूछा गया हो, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट होते किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जरूर पूछ लिया जाता है, किसी न किसी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका Mg प्लस O2 दिया गया है, गिब्स MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के समीकरण को निरीक्षण कीजिए कि एक तीर के बाईं और दाईं और परमाणुओं की संख्या को गिनिए, और यहाँ पर प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है। अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस है, और बाईं ओर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, जबकि दाईं ओर सिर्फ एक अणु है, एक ही है। तो इस प्रकार के असंतुलित रासायनिक समीकरण कंकाली समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बाबू। फिर संतुलित करना किस प्रकार से होता है, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए संतुलित नहीं है तो उसको किस प्रकार से कंकाली रासायनिक समीकरण जो होता है उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, यानी कि बैलेंस किया जाता है, और तीर के बाईं और तथा दाईं और तत्वों को परमाणुओं की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों और के तत्वों के परमाणु समान हो सके, ये वाला हो जाएगा। फिर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन से होते हैं, इसको समझिए परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल विथ के साथ। ठीक है, देखो क्या
रासायनिक अपक्रिया में अणुओं के बीच बंध के बनने और टूटने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने में से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन और तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने के कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला तो प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसको समझिए। देखिए, रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। बाबू आप लोगों की कोई गिनती नहीं है, यानी कि 10 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, ये कोई नहीं गिनती, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। देखिए, पहला जो होती है, जो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया इसको कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन और अपचयन अपक्रिया। देखो सभी को आसान शब्दों में समझ लो। सर्वप्रथम देखो, यही आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, देखो क्या संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ये वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया के लिए समान सूत्र, जैसे कि क्या होता है, देखिए A+B गिव्स AB हो जाता है, यानी कि वही जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, वही ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो देखो क्या है, CO और O हो जाएगा, यानी कि सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। फिर देखो H2O हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो द्रव है, जल है, तो गिब्स हो जाएगा CaOH, और फिर यहाँ पर AQ हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है, कैल्शियम ऑक्साइड एक जल है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि चूना, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, बिना बुझा हुआ यही चूना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, समझिए ना बाबू। देखो परिभाषा के अनुसार यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरणों को तुलना करने के लिए क्या हम देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल 2 अभिकर्मक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन देखो इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर देखो इसका पूछता नहीं है। देखो एग्जाम्पल का आप लोग एक्सप्लेन जानते हो कहाँ पर करना होगा, BSc में करना होगा। अगर आप BSc करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को केमिस्ट्री लेंगे, यहाँ पर तो BSc में करना होगा, तो इसको आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को इसे दिखा दे रहे हैं, मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिए बाबू। आप लोग का अभी देखो बोर्ड एग्जाम निकालना है। देखो अन्य संयोजन अपक्रियाएं के उदाहरण को देखते हैं। देखो कोयले को जल, देखो कोयले का जलना ये वाला है, यानी कि किस प्रकार से है, देखो Ca+O2 है तो CO2 हो जाएगा। फिर जल का बनना, यानी कि 2H2O हो जाएगा, प्लस 2H2O हो जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का बनना है, देखो S+O2 हो जाएगा, यानी कि SO2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जंग का लगना, जंग यानी कि फेरस ऑक्साइड का बनना, यानी कि S+O2 हो जाएगा, यानी कि SO2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, उष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार ये भी होता है बाबू, उष्मा के आधार पर, यानी कि जो हीट होता है उसके आधार पर रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो सर्वप्रथम जो प्रकार होता है इसका, देखो 2 प्रकार को ऐसे होती है, कौन कौन से, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी सर्वप्रथम समझ लेते हैं, 2 प्रकार की होती है। देखो बाबू, उष्मा से छेपी क्या होती है अपक्रियाएं, वह अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया के दौरान उष्मा निकलती हैं और उष्मा छेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं, पहला जो उदाहरण दिया गया है कि CH क्या दिया गया है, CH4 यानी कि ये गैस है, और +2O2 गैस है, ये आप लोगों का गिब्स है, यानी कि क्या बन जाएगा, CO2 ये गैस है, फिर 2H2O बन जाएगा, यानी कि यही हमारा बनकर के निर्माण हो जाएगा, यही हमारा ये यौगिक वो कम उत्पाद हो जाएगा। फिर दूसरा देखो, श्वसन भी एक उष्मा छेपी अपक्रिया उदाहरण है, जिसमें से कोशिकाएं श्वसन के दौरान उष्मा मुक्त करती हैं। सी वाला जो उदाहरण है, साग सब्जियों, यानी कि साग सब्जियों, सड़े गले घास फूस या पेड़ों में पत्तियों का विघटन होना कंपोस्ट का बनना होता है, यानी कि यही होता है उष्मा छेपी अपक्रिया होती है। उष्मा शोषी क्या होती है, यानी कि जो अंदर अपने ग्रहण करे। देखो वह अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का शोषण होता है उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है BA और यानी कि ब्रैकेट में क्या दिया गया, H2 दिया गया है, +2 यानी H4Cl गिब्स क्या दिया गया है, BaCl2 और फिर +2NH4OH दिया गया, यानी कि ये आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, और एग्जाम्पल के साथ आप लोग को भी याद भी करना होगा। ठीक है, इसको समझना होगा, तो आप लोग समझते चलिएगा। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा दिया गया वियोजन या अपघटन अपक्रिया, यानी कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है, इसको भी समझिएगा कि वह अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन या अपक्रियाएं कहलाते हैं। विघटन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, उष्मीय वियोजन होती है, और विद्युत वियोजन होती है, और प्रकाशीय वियोजन होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा उदाहरण होती है। आप लोग दोनों एग्जाम्पल पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में। तो
पृथ्वी आप लोग का एग्जाम्पल है। और विद्युत वियोजन क्या होती है, इसमें विद्युत जो इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर ये वाला देख सकते हैं आप लोगों का, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्रकाशीय क्या होती है वियोजन, ये जब वियोजन की क्रिया है उष्मा के प्रकाश के प्रदान करती है, तो उदाहरण भी इसको वाला भी समझ सकते हैं। विस्थापन देखिए क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और द्विविस्थापन भी, यानी कि इसमें जितने भी ये चैप्टर है सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ वाले उसके यौगिक के अलग कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ तक सिर्फ कर लिएगा, यह पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया गया, देखो एग्जाम्पल आप लोग को याद करना है। ये तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, तो तीनों को एग्जाम्पल जो आप लोग को समझ में आएगा उसी को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। दो तो याद रहना चाहिए आप लोग को। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग एक भूल जाते हैं तो दूसरा तो रहे। तो इसी प्रकार का द्विविस्थापन देखिए क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि लेना और देना होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को समान सूत्र होता है AB + CD और AD + CD होता है। यही आप लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, सभी को समझ सकते हैं, सभी सस्ता वाला है, यानी कि आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। पांचवा जो है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि क्षय होता है, तो अथवा दोनों में, इससे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया के यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक। यहाँ पर पहला उदाहरण ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सभी को आप लोग को समझते चलना है। तीसरा ये वाला है उपचयन अभिक्रिया, उदाहरण उपचयन के यहाँ पर ये वाला भी है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए तीन चार हैं, आप लोग को देखिए सभी को समझना है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसको भी समझिए। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इसे आप दोनों हो तो ऐसे अब इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग का, नीचे यहाँ पर दर्शाया गया। देखिए अपचयन अभिक्रिया के ये एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, सभी एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए क्या हो जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम देखिए यहाँ पर आगे क्या है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ दोनों हो, तो ये आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बाबू दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, दो आप लोग को परिभाषा भी बता रहे हैं, दो तीन, तो यहाँ पर जो आप लोग को समझ में आएगा उसको याद कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है। यहाँ एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों है क्रिया हो रही है, इसीलिए यार रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर रेडॉक्स हो रही है, जडियन से यहाँ पर हो रहा है, और सी से हो रहा है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ऑक्सीकारक क्या होता है, अवकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो अपचयन के ऑक्सीजन के देता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक क्या होता है, यानी कि अभिकारक या अवकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा क्या होता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे वाला आप लोग को ये नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, सारांश आप लोग को शब्दों में दिया गया, तो ये वाला भी समझ सकते हैं, ठीक है। उपचयन का प्रभाव क्या होता है, तो इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, उपचयन का प्रभाव नहीं पढ़ना है, पढ़ना होगा तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए जो साफ है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। आप लोग का देखिए संक्षारण ये पूछा जाता है। संक्षारण क्या होता है, देखो बाबू एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जंग लग गया है, ये देखो पेंट भी लगाया गया था गैस वाले में, यहाँ पर देखो आप लोग का संचारण और विकृत गंधिता, ये तो बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार पूछता है, ये गारंटी है, 2025 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो संचारण क्या होता है इसको समझिए, 5 नंबर दे करके जाता है, ये 5 नंबर दे कर देता है, यानी कि इससे आप लोग का टोटल तो मानो तो 10, 12, 15 नंबर हो जाता है इसी चैप्टर से, एक चैप्टर से, समझ लो ना। यहाँ पर देखो क्या है, संचारण क्या होती है इसको समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से अभिक्रिया कर देती है, अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह को संक्षारित यानी कि गलन हो जाती है या गल जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। नोट, संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। देखो क्या क्या अलग चीज है, समझ लो ना। जंग लगने में लोहे जैसी धातु की संक्षारित होती है, और संक्षारण के बचाव के लिए देखिए क्या क्या संक्षारण से बचाव के लिए निम्न है, जस्तीकरण है,
धातु की सतह को पेंट करके है और धातु की सतह को तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके उसको बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या होती है इसको भी समझिए। देखिए, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद गंध में बदल जाता है और बदबूदार हो जाता है। भोजन को इसी प्रकार के खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। आसान शब्दों में आप लोग को बता दें। देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है कि विकृत गंधिता एक घटना है और जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे वो उसका स्वाद बदल जाता है, तो यही बात होती है, विकृत गंधिता कहलाता है। ये भी आप लोग का डेफिनेशन बना सकते हो परिभाषा। ठीक है, देखो, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है और उपचयित खाद्य पदार्थ को स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधिता को गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और देखो क्या है, यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इसके बचाव क्या होते हैं, यानी कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव क्या होते हैं। तो वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता होने से बचाव किया जा सकता है अथवा इसकी दर को यानी कि समय को कम किया जा सकता है। और इसको रोकने के लिए निम्न विधियां हैं, जो कि पहला विधियां जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बाबू। देखो क्या पहला जो पॉइंट में लिखिएगा, पहला विधियां जो बचाव है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटी ऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस के भरा जाता है, इससे विकृत गंधिता मतलब होने से बचाया जा सकता है। जो चिपिस होता है उसमें भरा जाता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है कि उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। यह हो जाएगा। फिर चौथा जो है कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश को दूर रखा जाता है। यह जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या, ये वाला समझ गए ना बाबू। ये विकृत गंधिता और संचरण वाला आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताने चाहते हैं बाबू। यहाँ पर देखो, रासायनिक, अगला जो हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि बैलेंस कैसे किया जाता है इसको बताना है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए विधि हम निरीक्षण कर विधि को हिट एंड ट्रायल का उपयोग करेंगे, यानी कि हिट एंड ट्रायल का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर इस समीकरण को देख सकते हैं। देखिए, एक समीकरण दिया गया Fe+O2 और गिब्स क्या दिया गया, Fe3O2 और फिर प्लस H2O लेते हैं, यानी कि ये लेते हैं स्टेप्स पहला, यानी कि चरण पहला में देखिए क्या दिया गया, स्टेप ये पहला है, चरण पहला है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, या कल्पना करते हुए कि प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में उन्हें निम्न प्रकार के बॉक्स में लिखा जाता है। इसलिए बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, या आपको ध्यान देना होगा, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर असंतुलित, देखो यहाँ पर आप लोग को स्टेप वाइज दिया गया है, तो ये आप लोग को देखिए पढ़ना है, समझना आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा प्रोसेस जो आप लोग का स्टेप चरण दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देना, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा प्रोसेस, यहाँ पर संतुलित करने वाला अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग का यही आसान तरीके से आप लोग को समझना होगा। यहाँ पर आप लोग का चौथा हो जाएगा। और उदाहरण देखिए हमारा क्या दिया गया, दूसरा यहाँ पर दिया गया, तो दूसरा वाला भी उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसी पॉइंट वाइज इसे ऐसे ही आप लोग को समझना होगा। तो ये हो जाएगा अभिकारक, यहाँ पर उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। इसको संतुलित हो चुका है, यहाँ पर निर्माण हो चुका है, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को देखिए, इस चैप्टर में जितने भी आप लोगों के पॉइंट थे या हेडिंग थे, सभी को आप लोग को जो थे आप लोग का ये नोट्स बन करके आप लोग को कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिए। आप लोग के हमारा यह प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।